हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट, जेआरए, पीजीटी व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं पीजीटी, जीआईसी, जीजीआईसी प्रवक्ता की सोशियोलॉजी की जो नई वैकेंसी आई है उसके पाठ्यक्रम के अनुसार ही वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिसमें इस समय मैक्स वेबर का ये पार्ट 5 है। इससे पहले 4 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम मैक्स वेबर की जो सत्ता की अवधारणा है इस पे चर्चा करेंगे। और अगर आपको ये सारी वीडियोस देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैक्स वेबर की सत्ता की अवधारणा, तो साधारण रूप में सत्ता वह आचरण है जिसके आधार पर कोई भी अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। सत्ता एक विशेष प्रकार का औचित्यपूर्ण प्रभाव भी है। तो इसमें बात की गई है कि सत्ता क्या है, एक प्रकार का आचरण है जिसमें क्या होता है, व्यक्ति अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। जैसे दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों को अगर हमें नियंत्रित करना है या उनके संबंध में कोई निर्णय या अधिकार लेना है तो वो कैसे लेंगे हम, सत्ता अगर हमारे पास होगी तब। तो सत्ता में जो होता है वो शक्ति होती है, या मान लें कि शक्ति को जब वैधता मिल जाती है तो वह सत्ता का रूप ले लेती है, ठीक है। और पॉइंट 2 में बात की गई है जैसे कि सत्ता शक्ति का संस्थापक एवं विधिक रूप है, या उस समय उत्पन्न होती है जब शासक और शासित के संबंध स्थापित होता है। और हेरोल्ड लॉसवेल ने इसे प्रभाव सदृश माना है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है ऑप्शनल में कि हेरोल्ड लॉसवेल ने सत्ता को क्या माना है, तो सत्ता को प्रभाव के सदृश माना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बात की गई जो सत्ता है वो शक्ति का संस्थापक या विधिक रूप है, या कह ले कि सत्ता में शक्ति का समावेश होता है। अगर इसे उदाहरण के रूप में समझें, जैसे पति पत्नी के बीच में संबंध, बाजार में, सौदेदारी में, राजनीति में, खेल के मैदान में आदि में शक्ति का ही प्रयोग होता है। जिसके पास शक्ति होती है उसी के पास सत्ता होती है। अतः सत्ता एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक ओर शासक होगा और दूसरी ओर शासित होगा, ठीक है। समझ में आया कि जिसके पास सत्ता होगी वो शासक होगा और जिसके पास सत्ता नहीं होगी वो शासित होगा। मतलब शासक जो होगा वो अपने आदेशों को उनसे पालन कराएगा। और पॉइंट 3 में दिया गया है कि साधारण अर्थ में सत्ता जो होगी वो निर्णय लेने की वह शक्ति है जो दूसरे के कार्यों को प्रभावित करती है। हर्बर्ट साइमन ने इसे निर्णय लेने की शक्ति कहा है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि सत्ता को किसने निर्णय लेने की शक्ति कहा है, तो हर्बर्ट साइमन ने कहा है। वहीं पर हैमन ने सत्ता को प्रभावात्मक कार्यों तथा प्रत्यायोजन की कुंजी कहा है। तो अगर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सत्ता को प्रबंधात्मक कार्यों तथा प्रत्यायोजन की कुंजी किसने कहा है, तो हैमन ने कहा है। इसे याद रखिएगा। तो एक बहुत ही शॉर्ट तरीके से अगर समझा दें कि सत्ता क्या होती है, तो सत्ता वह स्थिति होगी जिसमें जिसके पास सत्ता होगी, ठीक है। तो स्वामी उसे कब बोला जाएगा कि आदेशों का पालन वह व्यक्ति या समूह करेगा जो अपनी स्थिति को स्वामी के कारण मानता है। मतलब एक शासक और एक शासित व्यक्ति अपनी स्थिति स्वामी मतलब शासक के कारण मानता है, इसलिए उनके आदेशों का पालन करता है, और जो आदेशों का पालन कराता है उसके पास सत्ता होती है। बस इतनी सी बात याद रखिएगा, ठीक है। अब जानते हैं सत्ता की प्रकृति। तो सत्ता जो है वो राज्य की सक्रियता का प्रमुख तत्व है, यह जनहित का प्रमुख साधन भी है। सत्ता निर्णय लेने की वह शक्ति है जो दूसरों के कार्यों का पथ प्रदर्शन करती है। तो सत्ता क्या होगी, कहीं ना कहीं दूसरे अगर हम किसी चीज़ को आदेश दे रहे हैं तो वो आदेश ऐसा ही देंगे जो सभी के हित में होगा। तो यहाँ पे यही बात की गई, सत्ता निर्णय लेने की वह शक्ति है जो दूसरे के कार्यों का पथ प्रदर्शन करती है। सत्ता औपचारिक, निश्चित व विशिष्ट होती है, ठीक है। और सत्ता का जो स्वरूप होगा वो वैधानिक या संगठनात्मक होगा। अब वैधानिक या संगठनात्मक क्यों होगा, क्योंकि सत्ता में शक्ति निहित होती है, और शक्ति को जब वैधता प्राप्त होगी तभी सत्ता बनेगी। तो जब किसी चीज़ में वैधता प्राप्त हो रही है तो वो कहीं ना कहीं वैधानिक या संगठनात्मक, तो शक्ति का जो स्वरूप होगा वो वैधानिक और संगठनात्मक होगा।
अगर इसकी प्रकृति के बारे में बात करें तो इसके दो सिद्धांत हैं, एक औपचारिक सत्ता का सिद्धांत और दूसरा स्वीकृत सिद्धांत। तो आप जानते हैं कि सत्ता का जो प्रकृति के दो सिद्धांत हैं, जैसे औपचारिक सत्ता का सिद्धांत, तो इसके अनुसार सत्ता का प्रभाव ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। मतलब जो जैसे कि किसी भी कार्यालय में जो कर्मचारी होंगे तो सबसे ऊपर हेड होगा, ठीक है, प्रमुख होगा, उसके बाद उसके नीचे, फिर उसके नीचे, ऐसे कार्य करते हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि सत्ता का यहाँ जो प्रभाव होगा सबसे ऊपर से नीचे की तरफ चलेगा। सत्ता को आदेश देने वाले व नौकरशाही का गठन करने का अधिकार होता है। इस सिद्धांत के अनुसार शक्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए औचित्यपूर्णता के साथ लेकर चलती है। वहीं स्वीकृति सिद्धांत के अनुसार अगर बात करें तो सत्ता वैधानिक रूप से केवल औपचारिक होती है और इसे वास्तविक आधार पर तभी प्राप्त होगा जब अधीनस्थ, मतलब ऊपर आपका जो मुख्य कर्मचारी होंगे, ठीक है, उसके बाद नीचे उसके अधीनस्थ होते हैं जो भी उनके अंडर में काम करते हैं। तो जब अगर वो स्वीकार ही नहीं करेंगे उसे, तो वो उनकी सत्ता कहीं नहीं जाएगी। तो इस सिद्धांत का मानना बहुत ज़रूरी है कि जब अधीनस्थ द्वारा इसकी स्वीकृति मिल जाती है, उनका जो भी आदेश होता है, तब वो स्वीकृति सिद्धांत के अंतर्गत आए। किंतु अधीनस्थों में सत्ता की स्थिति को समझने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए कि उनकी जो सत्ता है उसका हमें कितना पालन करना है। अगर वो गलत करते हैं तो उसकी भी आवाज़ उठा सकते हैं, जरूरी नहीं कि केवल स्वीकृति ही करना है, ठीक है। तो ये बात कही गई है इसमें। और थर्ड पॉइंट जो दिया गया है कि सत्ता जो होती है वो वशिष्ठ एवं कनिष्ठ में अंतर्व्यक्ति संबंध स्थापित करती है। ये थे सत्ता की प्रकृति, जिसमें दो सिद्धांत है, एक औपचारिक सिद्धांत और दूसरा स्वीकृति सिद्धांत। अब बात करते हैं सत्ता के प्रमुख घटक के बारे में। तो सत्ता के प्रमुख दो घटक है, एक शक्ति और दूसरी वैधता। तो जब शक्ति को जनता का औचित्यपूर्ण समर्थन मिल जाता है तो वैधता प्राप्त होती है, ठीक है। तो सत्ता के घटक में यही दो बात कही कि शक्ति और वैधता। पहले तो व्यक्ति के पास शक्ति आती है, ठीक, और जैसे शक्ति क्या होता है तो पहले इसे समझ लीजिए कि शक्ति का अर्थ अपनी इच्छा अनुसार दूसरों से अपने आदेशों का पालन कराना होता है। समाज में व्यवस्था कायम रखने के लिए शक्ति और वैधता दोनों का एक दूसरे में मदद करते हैं। सत्ता को प्रभावी रखने के लिए शक्ति और औचित्यपूर्णता दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पे शक्ति को, जैसे शक्ति का मतलब होगा आपके पास पावर मतलब आप पावर, ये ज़रूरी हो सकता है जैसे कि मान लीजिए आप किसी चीज़ों को किसी व्यक्ति से कार्य करवा रहे हैं, उसका विरोध भी हो रहा है, फिर भी अगर वो कार्य आप करवा ले जाते हैं तो क्या होगा, ये आपकी शक्ति कही जाएगी। और इसी शक्ति को जब कोई वैधता मिल जाती है तो वो आपकी सत्ता कही जाएगी, ठीक है। अब बात करें सत्ता की विशेषताओं के बारे में। मैक्स वेबर ने सत्ता का विश्लेषण करते हुए इनकी कुछ निम्न विशेषताएं बतलाई हैं। ये विशेषताएं जैसे कि पहला है शक्ति का एक रूप। शक्ति का एक रूप मतलब वैधता प्राप्त होना। तो इसमें अगर समझे कि क्या बात की गई है, तो जो सत्ता है वो शक्ति का ही एक रूप है, ठीक है। शक्ति को जब सामाजिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक मान्यता मिल जाती है तो वो सत्ता का रूप ले लेती है। तो कहीं ना कहीं सत्ता की विशेषताओं में पहला तो पॉइंट ये जरूरी होगा कि शक्ति का ही एक रूप है सत्ता, और जब शक्ति को वैधता मिल जाएगी तो वो सत्ता बन जाती है। दूसरा है संस्थागत। तो सत्ता जो होगी वो हमेशा संस्थागत होती है। सत्ता के सभी जो प्रकार होंगे, नियम होंगी, कार्यप्रणालियाँ होंगी या रीति रिवाज होंगे, या मान लीजिए प्रथाएं हो गई या परंपराएं या मान्यताएं आदि से सत्ता जो होती है वो मुक्त होती है। इसलिए सत्ता कभी भी व्यक्तिगत नहीं हो सकती, वो हमेशा संस्थागत होगी। तीसरी बात की गई है परिस्थिति से संबंधित होती है सत्ता। तो सत्ता का जो संबंध होगा कभी भी विशिष्ट से व्यक्ति से नहीं होगा, कोई विशिष्ट व्यक्ति से नहीं। परिस्थिति मतलब स्टेटस की बात की जा रही है। तो सत्ता मतलब एक ऐसी चीज़ होता है जो व्यक्ति के स्टेटस को ही ऊपर या नीचे रखता है। अगर आपके पास सत्ता काफ़ी ऊंची है तो आपका स्टेटस ऊंचा होगा, ठीक है। अगर सत्ता में जैसे आप कोई कर्मचारी के पद पे जा रहे हैं तो अगर आप अधिकारी बन रहे हैं तो आपकी सत्ता ऊंची है, आपका स्टेटस ऊंचा है। अगर आप वहीं ग्रुप सी में या इस टाइप से जाते हैं तो आपका कहीं ना कहीं आप अधीनस्थ पे कार्य कर रहे हैं तो आपकी सत्ता उस अधिकारी से थोड़ा सा स्टेटस नीचा होगा। तो यहाँ पे यही बात की गई परिस्थिति से संबंधित। तो सत्ता का संबंध कभी भी विशिष्ट व्यक्ति से नहीं होता, वह तो परिस्थिति से संबंधित होती है। जो व्यक्ति को परिस्थिति के अनुरूप होता है वह सत्ता का प्रयोग करेगा, ठीक है, ये बात है।
चौथा, विशेष अधिकार शक्ति। तो इसमें बात की गई है कि जैसे सत्ता पर आसीन व्यक्ति को उस पर उससे संबंधित कुछ विशेष अधिकार व शक्तियाँ प्राप्त होंगी, ठीक है। और इन शक्तियों या अधिकारों का प्रयोग वो संस्थागत तरीके से करता है। तो विशेष अधिकार एवं शक्तियाँ कब प्राप्त होंगी? जब किसी वो सत्ता पे होगा। जैसे अधिकारी अपने पद पे होते हुए उसे कई प्रकार की जिम्मेदारियां या विशेष अधिकार मिलते हैं, ठीक है। और पांचवी बात की गई निश्चित क्षेत्र। तो प्रत्येक सत्ता का जो होगा एक निश्चित क्षेत्र होगा। एक व्यक्ति अपनी सत्ता का प्रयोग एक सीमा तक ही कर पाएगा, क्योंकि जैसे कोई अधिकारी है उसकी कुछ विशेष अधिकार मिले हैं, लेकिन जब वो अपने फैमिली में रहता है तो वही व्यक्ति एक पिता, एक पुत्र होता है, ठीक है, और या एक पति के रूप में कार्य करता है, जहाँ पे उसकी सत्ता अलग होती है और वहाँ पे सत्ता अलग होती है। तो सत्ता का जो एक निश्चित क्षेत्र होता है, हर जगह अलग अलग चीज़ें होती। छठी बात की गई सत्ता का अस्तित्व। तो सत्ता का जो अस्तित्व होगा वो समाज के प्रत्येक क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे चाहे वो पारिवारिक क्षेत्र में हो या फिर राजनीतिक हो या आर्थिक हो या धार्मिक हो या सांस्कृतिक हो, सभी क्षेत्रों में सत्ता का अस्तित्व पाया जाता है, लेकिन सबका अस्तित्व जो होगा वो अलग अलग होगा। जैसे परिवार के क्षेत्र में आपकी सत्ता, जैसे कोई व्यक्ति जब अधिकारी है तो वो अधिकारी के रूप में उसकी कुछ अलग प्रकार की सत्ता है, लेकिन अपने घर में उसकी अलग प्रकार के कुछ जिम्मेदारियां, कुछ विशेष अधिकार हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया कि सत्ता का अस्तित्व सभी क्षेत्रों में पाया जाता है, पारिवारिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक या सांस्कृतिक, सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। और साथ में जो विशेषताओं की बात की गई है कि सत्ता में शक्ति को नैतिकता, सांस्कृतिक मूल्य, धर्म, न्याय, प्रचलित कानून आदि के द्वारा उचित ठहराया जाता है। इसलिए व्यक्ति स्वेच्छा से सत्ता का पालन करता है, क्योंकि समाज में इसकी मांग यही होती है। अब बात करते हैं सत्ता के कार्य, और आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सत्ता के क्या क्या कार्य हैं इन्हें भी देख लेते हैं। तो सत्ता शासन के विभिन्न अंगों में तनाव व टकराहट दूर करने का समन्वय उत्पन्न करती है। दूसरा सत्ता का कार्य है कि शासन के विभिन्न अंगों में अनुशासन कायम रखती है। तीसरा, सत्ता कार्य निष्पादन के लिए अपने लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के अनुसार निर्णय लेती है। और चौथी जो इसका कार्य बताया गया, सत्ता अपनी शक्ति के सदुपयोग के लिए अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण रखती है। जैसे यहाँ पे शक्ति का सदुपयोग मतलब अधिकारी जो होगा वो बहुत ही सोच विचार के कोई निर्णय लेगा, अपने अधीनस्थों को के अकॉर्डिंग ही उनको वही चीज़ करने को कहेगा जो उनके अधिकार क्षेत्र में आता होगा, ठीक है। पांचवा, सत्ता शासन व प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्यायोजन भी करती है। सत्ता राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों को पूरा करने व प्राप्त करने का प्रयास करती है। इस प्रकार सत्ता अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों व अपने अधीनस्थों में समन्वय, समायोजन, नियंत्रण व अनुशासन करती है। इसके लिए वह विभिन्न संचार के साधनों व क्रियाविधियों का भी प्रयोग करती है। अब बात करते हैं सत्ता के प्रकारों की, कि सत्ता कितने प्रकार की होती है। सत्ता के प्रकार, तो वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं। पहला बताया है वैधानिक सत्ता, दूसरा परंपरागत सत्ता और तीसरा करिश्माई सत्ता। तो पहले जानते हैं वैधानिक सत्ता क्या होती है। तो वेबर ने लिखा है कि राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार कुछ पद ऐसे होते हैं जिनके साथ एक विशेष प्रकार की सत्ता जुड़ी होती है, अतः जो भी व्यक्ति उस पद को धारण करता है वह उस पद से जुड़ी सत्ता का उपयोग करता है, उसकी इसी सत्ता को हम वैधानिक सत्ता कहेंगे। वेबर के अनुसार नौकरशाही व्यवस्था वैधानिक सत्ता का सबसे प्रमुख उदाहरण है। जैसे जिलाधीश को जिले का प्रमुख होता है, यदि कोई व्यक्ति इस पद पर होता है तो वह इस पद से संबंधित समस्त शक्तियों व अधिकारों का प्रयोग करता है एवं उसके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उसके आदेशों का पालन अनिवार्य करना पड़ता है, ठीक है। और तीसरी बात जो पॉइंट है कि वैधानिक सत्ता का स्रोत व्यक्ति की निजी प्रतिष्ठा में निहित नहीं होता है, बल्कि उन नियमों में निहित होता है जिनके तहत वह एक विशेष पद पर आसीन हुआ है। वैधानिक सत्ता का अधिकार क्षेत्र सीमित और निश्चित होता है, उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर वह अपनी सत्ता का प्रयोग नहीं कर सकता है। जैसे किसी विश्वविद्यालय सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कुलपति, कुल सचिव, डीन या विभाग अध्यक्ष सभी को एक दूसरे से अलग अलग अधिकार व सत्ता प्राप्त होती है। इसमें से कोई भी अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। इसके साथ ही कोई व्यक्ति यदि किसी अधिकारी के पद पर कार्यरत है
तो कार्यालय में उसके जो अधिकार है वह अधिकारी घर पर नहीं है। घर पर वह पति पिता सत्ता का उपयोग करेगा, ना कि अधिकारी का। तो यहाँ पे अब इसको समझा देते हैं। इसको एक बार पढ़ दिया है कि जैसे कि आप फिर से भी पढ़ लीजिएगा। तो इसमें बात की गई वैधानिक सत्ता में कि जैसे इसमें लिखा है कि राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार कुछ पद होते हैं। तो जैसे हमारे राज्य हैं, राज्य में हर एक पद है, पद के अनुसार हर कोई कार्य कर रहा है, तभी ये पूरी व्यवस्था चल रही है। ठीक है। तो जो वैधानिक सत्ता है वो नियमों की ऐसी प्रणाली है जिसमें कुछ निश्चित सिद्धांत व नियम है। ठीक है। तथा ये सिद्धांत व नियम हर व्यक्ति के लिए बनाए गए जो इस वैधानिक सत्ता पे होते हैं। ठीक है। इसमें बात कर ले सरकारी कर्मचारी जितने भी आएंगे वो इसके अंदर नौकरशाही लोग। ठीक है। वैधानिक सत्ता में अधिकारियों द्वारा संचालित होती है। इसके अधिकारी उन नियमों के जो अधीन होंगे और जो इनकी सत्ता की सीमा का निर्धारण होगा। मतलब जिसकी जितनी सत्ता होगी वो उतना ही कार्य कर सकेंगे। और तथा इस सत्ता में जो कार्य क्षेत्र होगा वो भी सीमित होगा कि हर व्यक्ति के अलग अलग कार्य दिए गए होंगे। जैसे यहाँ पे उदाहरण में दिया ही हुआ है कि अगर किसी भी विश्वविद्यालय की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है तो कुलपति के अलग सत्ता होगी या कुल सचिव का अलग होगा, डीन के अलग कार्य होंगे और विभाग अध्यक्ष के अलग अधिकार होंगे। और ये सभी लोग अपने अपने कर्तव्यों को करके उसके अलावा और कोई ये कार्य नहीं कर सकते और किसी में हस्तक्षेप नहीं करते। सब लोग अपना अपना कार्य करते हैं, तभी ये पूरी व्यवस्था चलती है। और इसी सत्ता को वैधानिक सत्ता बोलेंगे। अब बात करेंगे दूसरी परंपरागत सत्ता। तो जो ये परंपरागत सत्ता है ये परंपराओं पर आधारित है। वेबर के अनुसार परंपरावादी सत्ता का स्पष्टीकरण निम्नलिखित शब्दों में किया गया है। ऐसी सत्ता वैज्ञानिक आधार पर प्रयोग नहीं होती। जैसे पहली जो होगी वो वैज्ञानिक आधार पर मान सकते हैं, लेकिन इसे वैज्ञानिक आधार प्राप्त नहीं होता है। या उन विश्वासों आदर्शों परंपराओं के अनुसार प्राप्त होती है जो बहुत समय से समाज में चली आ रही है। समाज में प्रचलित परंपराओं के अनुसार प्राप्त होती है और बहुत समय से जो जैसे कि चली आ रही परंपराओं को ही सत्ता को वेबर ने परंपरागत सत्ता कहा है। इस प्रकार की सत्ता का उदाहरण पितृसत्तात्मक परिवार में घर का मुखिया जो कि सभी सदस्यों का अधिकार प्राप्त करता है। सभी सदस्य उसकी आज्ञा का पालन केवल इस कारण करते हैं क्योंकि ऐसा पीढ़ी दर पीढ़ी होता चला आ रहा है। इस प्रकार उसकी आज्ञा का मानना उसके परिवार की एक परंपरा है। अतः वे उस सत्ता के सक्षम कार्य करने या उसके सामने झुकने के में ही अपनी भलाई समझते हैं। तो ये जो सत्ता होगी ये परंपरागत होगी तथा इस सत्ता का जो आधार होगा वो अतार्किक हो, मतलब इसमें तर्क नहीं कोई करता है। तो अगर इसको बहुत अच्छे से जैसे कि समझे तो ये जो परंपरात्मक या परंपरागत सत्ता जो होती है इस सत्ता में की वैधता जो होगी वो प्राचीन काल से चली आ रही व्यवस्था परंपरा या स्वीकृति के प्रतिमान होते हैं। ठीक है। और जैसे कि मान लें कि भारतीय समाज में ब्राह्मणों या जातीय पंच जो होते थे वो इसी सत्ता के रूप में लिए जा सकते हैं। इस कारण जो ये परंपरागत सत्ता है इसका कोई भी निश्चित सीमा नहीं होती। जैसे उदाहरण के रूप में अगर बात करें तो वैधानिक सत्ता में अधिकारियों की कुछ निश्चित सीमाएं होती हैं, किंतु परंपरागत सत्ता में पिता या पति के रूप में अगर कोई व्यक्ति के परिवार में कोई भी सीमा अगर निश्चित कर दी जाए तो ऐसा नहीं है, उनकी कोई भी निश्चित सीमा नहीं होती है। ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा जो सत्ता मैक्स वेबर ने बताई है वो करिश्माई या चमत्कारी सत्ता। तो करिश्मा का अर्थ है सामान्य से भिन्न कुछ विशिष्ट अथवा असाधारण गुणों का होना। इन्हीं गुणों के कारण व्यक्ति कोई चमत्कार अथवा करिश्मा दिखाता है। जिस व्यक्ति में इस प्रकार के गुण होंगे वो इस प्रकार की सत्ता का अधिकारी होगा। तो मैक्स वेबर द्वारा प्रयुक्त किया गया करिश्मा शब्द किसी चमत्कारी शक्ति का प्रतीक है। यह चमत्कारी शक्ति व्यक्तियों के लिए वास्तविक भी हो सकती है और अनुमानित भी हो सकती है। मतलब व्यक्ति चाहे तो वास्तविक उस चमत्कारी शक्ति को मान सकता है या फिर अनुमान लगा के भी मान सकता है। वेबर का चमत्कारी शक्ति सत्ता से आशय व्यक्ति के ऊपर किसी शासन या सत्ता से है जिसके समक्ष शासित वर्ग के लोग इस कारण झुक जाते हैं क्योंकि उनका उस शासन व सत्ता के प्रति विशेष प्रकार की चमत्कारी शक्ति में विश्वास होता है। चमत्कारी सत्ताधारी शक्ति जैसे पीर पैगंबर धार्मिक नेता अवतार सैनिक योद्धा इस श्रेणी में आएंगे। इन व्यक्तियों में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जिनको सामान्यतः व्यक्तियों में नहीं पाया जाता।
चमत्कारी सत्ता का जो आधार होगा वो तर्कहीन सिद्धांत व चमत्कार होते हैं और इसकी व्याख्या तार्किक आधार पर नहीं की जा सकती। तो इसमें जो बात की गई है कि करिश्माई या चमत्कारी सत्ता का जो आधार है वो व्यक्ति के चमत्कारी गुण या कोई विलक्षण व्यक्तित्व होता है और जिन व्यक्ति के पास इस प्रकार की विलक्षण शक्ति होगी वे इस सत्ता के अधिकारी होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये बात कही गई है और ये अपनी इस विलक्षण शक्ति के कारण ही लोगों से अपने आदेशों का पालन भी कराते हैं और लोग जो आदेशों का पालन करते हैं वो एक श्रद्धा भाव के द्वारा करते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में दिया गया पीर पैगंबर हो गए, अवतार हो गए, कोई धार्मिक नेता हो गए, तो वो जो अपने आदेशों का पालन कराते हैं तो व्यक्ति उनका क्यों मानते हैं, वो श्रद्धा भाव से मानते हैं। उसके अलावा कुछ अन्य जैसे समाज सुधारक भी इस श्रेणी में आएंगे, जैसे महात्मा गांधी, अन्ना हजारे, स्वामी रामदेव आदि इस सत्ता के अधिकारी होते हैं। आप जानते हैं जैसे कि ये बात हो गया कि सत्ता कितने प्रकार की होती है, उसके क्या कार्य होते हैं, क्या विशेषताएं होती है, उसका अर्थ जाना। आप जानते हैं मैक्स वेबर के सत्ता के सिद्धांत की आलोचना, जैसे कुछ अगर कार्य अच्छे हैं तो उसके आधार पर कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं। पहला, सत्ता की व्याख्या में वेबर के कथन ही स्वयं परस्पर विरोधी हैं। वेबर ने जहां एक ओर सत्ता की व्याख्या संस्थागत शक्ति अथवा कानूनों द्वारा प्राप्त अधिकारों की शक्ति के रूप में की है, वहीं दूसरी ओर करिश्माई सत्ता या परंपरागत सत्ता को एक विशेष प्रकार के प्ररूपों को स्वीकारा है जो कि शक्ति के संस्थापक स्वरूप के आधार पर केवल वैधानिक सत्ता को उचित ठहराया जा सकता है, अन्य को नहीं। एक इनका ये हो गया आलोचना। दूसरी, वेबर ने बताया है कि किसी भी समाज में एक ही समय पर सत्ता के एक से अधिक प्रकार मौजूद हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक में एक विशेष समय में किसी भी समाज में सत्ता का एक विशेष प्रकार ही अधिक प्रभावपूर्ण होगा। और तीसरा बात की गई है कि आधुनिक समाजों में केवल वैधानिक सत्ता ही प्रभावी नहीं है, बल्कि ऐसे समाजों में कुछ नेता अपने आप को करिश्माई सिद्ध कर सत्ता प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं, ये बात की गई है। ठीक है, तो उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद भी वेबर का सत्ता का सिद्धांत उनके राजनीतिक समाजशास्त्र का प्रमुख आधार है। वास्तव में वेबर सत्ता की अवधारणा और विभिन्न प्रकारों द्वारा यह स्पष्ट करना चाहते थे कि वैधानिक शक्ति के रूप में होने वाला परिवर्तन सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन उत्पन्न करता है। वेबर ने सत्ता की विवेचना वैज्ञानिक आधार पर करके मानव व्यवहार की प्रकृति को समझाया है कि किस प्रकार कोई भी अधिकार नहीं मिलने के बावजूद भी लोग एक सत्ताधारी व्यक्ति की श्रेष्ठता को स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने यही बात कही है कि वैधानिक शक्ति मतलब जब किसी को सत्ता प्राप्त कर लेता है अपने योग्यता, और कुछ होते हैं जो सत्ता नहीं प्राप्त कर पाते फिर भी उनके अंदर कुछ चमत्कारी गुण होते हैं, उनके आधार पे भी वो सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्स वेबर ने इसे स्पष्ट रूप से कहा है।